हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 28 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 28। इस वर्कशीट में सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास की वर्कशीट दी गई है। ये वर्कशीट जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के साथ साथ ये ऑल कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है, क्योंकि इस वर्कशीट में हम बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संस्थाओं और तथ्य को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये जो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये क्या है कि 25/1/2021 यानी कि आज की मंडे की वर्कशीट है। और इसे बहुत ही ध्यान से समझना और इसे अपनी कॉपी में नोट करके अपने क्लास टीचर एवं सब्जेक्ट टीचर से चेक कराना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब होता है बेटा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, और ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है ये सभी उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले वासियों के अंदर होता है। जैसे आप भारत में अगर आप हैं तो आपके अंदर भी भारत के प्रति प्रेम होगा। पहले से कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना है कि 1857 का जो विद्रोह है, हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। पिछली वर्कशीट में बेटा हमने 1857 के विद्रोह के बारे में देखा था कि किस तरह से कि कंपनी ने क्या किया कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को उन्होंने पूर्ण रूप से दबा दिया। लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया था। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज सरकार के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा आप भी जानते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पर सर्वप्रथम भारत में जब आए थे तो एक व्यापार या व्यापारिक कंपनी के माध्यम से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने क्या धीरे धीरे अपने पैर फैलाने गए और धीरे धीरे सभी क्षेत्र पर वो कब्जा करने लगे। तो इसी तरह इसलिए पूरे भारत के लोगों के अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या है आक्रोश था। यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। इनमें से कुछ जो है निम्न प्रकार हैं। अब भारत को अपने अपने तरीके से स्वतंत्र कराने के लिए या अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का भी निर्माण किया गया, जिनमें से कुछ निम्न दिया गया है। जिनमें से बेटा पहला आपका क्या है, पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक मतलब होता है बेटा सभी के लिए, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1870 में। और संस्थापक कौन थे बेटा इसका? महादेव गोविंद रानाडे एवं एस एच चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी। दूसरा क्या था बेटा? इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में। और इनकी स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तीसरी जो संस्था थी मद्रास महाजन सभा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में बेटा। और जो इसकी स्थापना किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। और अगली हमारी जो संस्था थी बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था बेटा? फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। और जो अगली हमारी सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके माध्यम से क्या है भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत के संविधान को भी लिखा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी, और इनकी जो स्थापना किया था A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी D.V. वाचा के द्वारा।
तो बेटा ये जो कुछ संस्थाएं थी, इनका क्या है, संस्था की जो स्थापना का वर्ष भी पूछता है और इसके संस्थापक का नाम भी पूछता है। ये आपके एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके साथ आप किसी भी कंपटीशन या आगे जब भी आप जाएंगे तो उसमें भी इसके भी क्वेश्चन आपको से पूछे जाते हैं। आगे क्या बेटा है कि हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य क्या है पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया था। मतलब कि जो संस्थाएं थी बेटा वो किसी किसी क्षेत्र में ही सक्रिय थी, लेकिन सभी संस्थाओं का जो मुख्य लक्ष्य था कि वो पूरे भारत के लोगों को क्या है जागरूक करना। ऐसा नहीं कि ये जो संस्थाएं किसी एक क्षेत्र में बन गई तो उनका केवल मकसद है उस क्षेत्र के लोगों को ही क्या है सक्रिय करना, ऐसे नहीं। उनका मकसद था कि जो उनके उद्देश्य थे वो पूरे भारत के लोगों के लिए था कि पूरे भारत को क्या है अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करा जाए। भले ही संस्थाएं सभी अलग अलग प्रकार की स्थापित हुई, लेकिन सबका जो लक्ष्य था एक ही था। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। मतलब कि हम यहाँ के रहने वाले निवासी हैं और हमको ही क्या करना पड़ जा रहा है कि दूसरी सरकार या दूसरे देशों या ये कह लें कि अंग्रेजी शासन के क्या है गुलाम बनना पड़ जा रहा है, या उनके द्वारा जो बनाए गए कानूनों को हमें मानना पड़ जा रहा है। मतलब कि हम अपने देश में ही एक विदेशी के रूप में रह रहे थे। इन विचारों के अलावा 1870 और 80 के दशक में, दशक का मतलब होता है बेटा 10 साल, कुछ एक कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि बेटा अंग्रेज जो समय समय पे देखते थे कि जब यहाँ के जो लोग सक्रिय होते जा रहे हैं तो वो क्या करते थे कि समय समय पर बीच बीच में कुछ ऐसे ही एक्ट या कानून लाते थे जिससे क्या है कि भारत के लोगों को क्या है इनकी एकता को समाप्त किया जाए, इन्हें क्या है सक्रिय न किया जाए। तो कुछ यहाँ पर एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा जो लाए गए एक्ट थे यहाँ पर उनकी चर्चा की गई है। तो इनमें से जो 3 क्या बहुत ही मुख्य थे, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया था बेटा, यह जो एक्ट था 1878 में पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय जो अपने पास हथियार नहीं रख सकता। ये क्या बात हुई, अरे हमारा देश है और हम ही अपने देश में कोई भी हथियार नहीं रख सकते हैं। तो इससे क्या है भारतीय भी बहुत ही नाराज हुए। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या कहा गया था कि सबसे पहले ये एक्ट शुरू आया था बेटा 1878 में पारित हुआ था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा था, अंग्रेज सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक, देखिए किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर क्या है उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। मतलब कि अगर कोई भी प्रेस वाला, प्रेस का मतलब ही भारतीय प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर छपाई होती है बेटा, कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस या वाला अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी मतलब आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित अपने पेपर में नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने अगर ऐसा कर दिया तो उनकी जो सारी संपत्ति, समाचार पत्र की जो सारी संपत्ति थी उसको क्या है अंग्रेजी सरकार जब्त कर लेती थी। मतलब कि हम क्या है कि जो गलत हो रहा है, अंग्रेज हमारे खिलाफ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम कुछ भी छाप नहीं सकते हैं। उन्होंने ऐसा कानून बना दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब आगे देखते हैं इल्बर्ट बिल क्या था। सबसे पहले बेटा ये क्या 1883 में ये पारित हुआ था और इसमें क्या कहा गया था, ध्यान से देखना, कि भारतीय जो जज हैं ये अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले इस बिल में तो ये कहा गया था कि जो भारत के जो जज हैं ये क्या है अंग्रेज़ों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकते हैं और साथ ही साथ यूरोप में जो रहने वाले और भी लोग हैं उनके खिलाफ भी क्या है कोई न्याय से संबंधित सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या बेटा, इस बिल से कुछ अंग्रेज जो लोग थे वो क्या है सरकार के खिलाफ विरोध जताने लगे कि आपने ऐसा क्यों नियम बना दिया कि हम लोगों के खिलाफ क्या है सुनवाई करने का अधिकार है। फिर क्या है किया गया बेटा कि कुछ अंग्रेज़ों के विरोध के कारण क्या है अंग्रेजी सरकार को क्या करना पड़ा कि इस बिल को वापस लेना पड़ा। लो अब हम क्या है अंग्रेज़ों के
उनके खिलाफ क्या सुनवाई भी नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इससे तो साफ ही यही जाहिर होता है कि हमारे और उनके बीच क्या है, एक नस्ल भेदभाव हो गया। आगे देखिए, इससे भारतीयों में क्या है, असंतोष फैल गया, क्योंकि इससे क्या है, अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया गया कि मतलब कि हम केवल क्या है, अपने ही या भारत के ही फैसले सुना सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल से क्या है, भारत के लोगों पे बहुत अपना प्रभाव डाला। अब आगे देखते हैं, क्रियाकलाप में दिया गया कि अपने अध्यापक अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। बेटा यहाँ पर आपको ऊपर भी दिया गया, यहाँ पर कई संस्थाएं थीं, आप इनमें से किसी एक के बारे में क्या है जानकारी आप प्राप्त करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि पूना सार्वजनिक सभा में क्या है, जो सार्वजनिक जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, पूना सार्वजनिक सभा में इसका जो आंसर है, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा बेटा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा क्या है बेटा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कि वह किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र को एवं उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। अर्थात क्या है, कोई भी प्रेस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक या कुछ भी बोल एवं छाप नहीं सकता है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन था बेटा कि इल्बर्ट बिल क्या था, इसे वापस क्यों लिया गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इल्बर्ट बिल क्या था। ये आपके जो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे हमारा। चौथा क्वेश्चन हमारा कि आपके विचार से जो ऊपर की जो तीनों कानून है बेटा है, इनमें से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इसके जो उत्तर है आपको अपने पक्ष में, इसके पक्ष में क्या आपको तर्क देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। क्या है कि तीनों कानूनों में से इल्बर्ट बिल को जो वापस जो लेने का जो कानून था, ये इससे क्या हुआ कि भारतीयों में सबसे ज़्यादा असंतोष ये फैलाने वाला था। क्यों था बेटा, क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से आप लिख लेंगे। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट थी। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।